हेलो स्टूडेंट। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था। इसमें हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के डेफिनेशंस को स्टडी किया था, लाइट किस तरह से बेन होता है इसको स्टडी किया। आज हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में से ये जो लाइट है किस तरह से ट्रैवल होता है, किस तरह से रिफ्रैक्शन होगा, ये हम लोग आज समझने की कोशिश करते हैं। तो वो जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी सेम ही एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। तो जो मैं थ्योरी समझाऊंगा यही चीज आपको प्रैक्टिकली भी लैब में समझा दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब क्या होता है। तो उसे समझने के लिए यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ की है। ये डायग्राम आफ्टर कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद की है, लेकिन मैं इसको पहले समझा देता हूँ कि ये डायग्राम किस तरह से ड्रॉ की है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको एक व्हाइट वाला पेज लेना है, ठीक है, ब्लैंक व्हाइट पेज। उस ब्लैंक व्हाइट पेज के साथ आपको कुछ पिंस चाहिए, पेंसिल चाहिए, प्रोप्राइटर चाहिए, स्केल चाहिए और मेन इंपॉर्टेंट दैट इज ग्लास स्लैब चाहिए। ग्लास स्लैब आपने देखा होगा जो कि इस तरह से होता है, रेक्टेंगल शेप में, ट्रांसपेरेंट होता है। आर पार हम लोग उसको देख सकते, कोई चीज को उस ग्लास स्लैब के आर पार देख सकते। फिर क्या करना है, एक ड्राइंग बोर्ड के ऊपर उस व्हाइट पेज को फिक्स करना है विद द हेल्प ऑफ पीस। फिर सेंट्रली क्या करना है, वो ग्लास स्लैब लेना है और उसके ऊपर पेज के ऊपर पुट कर देना है, उसको रख देना है और उस ग्लास स्लैब की मार्जिन को हमें ड्रॉ करना है। तो कुछ इस तरह से मार्जिन ड्रॉ होगी जो यहाँ पे मैंने की है और उसको लेबल करना है PQRS। आप कोई भी लेबल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे PQRS लिखा है, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट क्या करना है, ग्लास स्लैब को साइड में रख देना है। फिर अगर हम लोग ग्लास स्लैब इस तरह से पकड़ेंगे, ठीक है, और ये मार्जिन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, तो जो हमारी अपोजिट साइड होगी, ग्लास स्लैब की अपोजिट साइड, मतलब अगर हम लोग इधर की साइड में तो ये PQ अपोजिट साइड होगी। अपोजिट साइड के ऊपर आपको इस PQ लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर और डी, जिसे हम डी कहते हैं। उसकी हेल्प से 90 का एंगल परपेंडिकुलर क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे N वाला पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। फिर ये परपेंडिकुलर को बेस मान के विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर 30 डिग्री का एंगल लिया और हम लोगों ने ये पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। आपको एग्जाम में या प्रैक्टिकल में 30, 45, 60 का एंगल निकालने को कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। फिर ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर आपको दो पिंस को क्या करना है, फिक्स करना है। ऐसे पेज के ऊपर पिंस लेना और फिक्स करना है। जोर से दबाओगे तो ऐसे खड़ी हो जाएगी ये पिंस। तो ऐसे दो पिंस लेना है, लेकिन दो पिंस के बीच में का डिफरेंस और डिस्टेंस मिनिमम 1.5 से लेके 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी ऐसे दो पिंस लिए हैं जो डॉट करके मैंने दिखाया है, ये फिक्स कर दिया। तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ठीक है। बाद में वापस से जो ग्लास स्लैब था वो अपनी जगह पे रख देना है, मतलब ये PQRS जो हम लोगों ने ड्रॉ किया था उस जगह पे ग्लास स्लैब को वापस से रख देना है। फिर क्या करना, अभी ये साइड पिंस है तो उसकी दूसरी साइड की तरफ से ये ऐसे खड़े रह के इस मार्जिन को ध्यान से देखना है और वापस से दो नए पिन लेना है और दो नए पिन को इस तरह से अरेंज करेंगे हम लोग ताकि ये जो दो उधर की साइड की पिन है A और B, वो दोनों एक सीधे लाइन में दिखे, हमें एक ही पिन दिखे, ये दो नहीं दिखनी चाहिए। एक सरळ लाइन मध्ये बघितलं तर एकदम सरळ दिसणार आपल्याला। So that is all about we have to fix the third and fourth pin। मतलब C और D ये जो पिन्स है, ये पिन हम लोगों ने किसको फॉलो किया है, A और B पिन को फॉलो किया है। फिर उसी लाइन में
तीसरी पिन को रखा है और उसी लाइन में चौथी पिन को रखा है, मतलब जो फोर्थ नंबर की पिन होगी वही दिखेगी, बाकी की पिन नहीं दिखेगी जब हम लोग ग्लास स्लैब की अपोजिट साइड से देखेंगे। फिर बाद में ग्लास स्लैब को निकाल लो और ये CD को विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन करो और ये SR लाइन पे जिस पॉइंट पे वो ज्वाइन हो जाती है उस पॉइंट पे वापस से आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ D 90 का एंगल ड्रॉ करना है। तो फिर यहाँ पे एक और एंगल बन जाएगा DMF, ये एंगल बन जाएगा जिसे हम लोग E करके डिनोट किया है, दैट इज एंगल ऑफ इमर्जन। यहाँ पे I करके एंगल बना है, EMB अगर एंगल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चेक कर रहे हैं। हालांकि क्या होता है जब लाइट रेज पास होते हैं तो स्ट्रेट डायरेक्शन में पास होते हैं, लेकिन इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका मीडियम चेंज कर रहे हैं। मतलब एयर में से हम लोग लाइट रेज को ग्लास में से पास कर रहे हैं, फिर ग्लास में से लाइट रेज वापस से एयर मीडियम में आएगा, तो किस तरह से उसका रिफ्रैक्शन होगा, किस तरह से वो लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो उसी को हम लोग देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो क्या होगा, अगर आप देखोगे तो दिस लाइट रेज, यहां से लाइट रेज आया है, फिर जब ये एयर में से ग्लास स्लैब में जाएगा तो ये बेंड होगा टुवर्ड द नॉर्मल, दिस वन इज द नॉर्मल, तो एक एंगल बन रहा है, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो मैंने R से डिनोट किया है। फिर यहां से लाइट रेज आया, एयर में से फिर ग्लास में गया तो ये बेंड हो गया और टुवर्ड द नॉर्मल, फिर ग्लास में से वापस बाहर एयर में निकला तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ये हमारा नॉर्मल है तो ये बाहर निकलते वक्त नॉर्मल से अवे बेंड हो रहा है। तो दो जगह पे वो रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस जगह पे N पे और M पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज अगर कोई ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट रेट क्या होते, स्ट्रेट डायरेक्शन को फॉलो करते। देखो यहाँ पे डॉट डॉट लाइन जो दी है वो ये बता रही है कि अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट रे सीधे ट्रैवल होते, लेकिन यहाँ पे ग्लास स्लैब है, इसकी वजह से ये जो लाइट रेज है शुरुआत में बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल हुआ, बाद में वापस से एयर में आके बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। तो यही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इन दोनों को कंपैरिजन करोगे तो ये जो है ये पैरेलल है, ठीक है, तो इसे लैटरल डिस्प्लेसमेंट ही कहा जाता है। तो यहाँ पे एक एंगल जो होता है वो सेम होता है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जन, ये हमेशा सेम ही होगा। अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का ही होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर इसमें याद और ध्यान में क्या रखना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में यही चीज ध्यान में रखना है, व्हेन लाइट रेज ट्रैवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम इट्स बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, एंड when light rays travel from the denser medium to the rarer medium it bends away from the normal, and this is all about the refraction of light. refraction मतलब light rays अपना डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है, वही। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया होगा, और अब इसको हम लोग लेबोरेटरी में भी करके देख सकते हैं और ये पूरा हमें वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिए हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, तो वो क्या है, अगर यहाँ पे एक डायग्राम निकाली है सेमी है, तो यहाँ पे ये जो है रे, इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे बोलेंगे, ठीक है, रेयर मीडियम से आ रहा है, ये ग्लास स्लैब है, फिर ये जो ग्लास स्लैब में रे दूसरा दिख रहा है तो वो क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड। और एक चीज दिख रही होगी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जिसे हम लोग कहेंगे नॉर्मल। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रेज लाई ऑपोजिट टू द नॉर्मल। देखो यहाँ पे ये नॉर्मल के ऑपोजिट तरफ है, इधर की तरफ इंसिडेंट रे है और दूसरी तरफ रिफ्रैक्टेड रे है। और एक चीज हम लोग बोलते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in the same plane, एक ही प्लेन में पाए जाते हैं, ये सब तीनों भी एक ही प्लेन में पाए जाते हैं, ठीक है। ये है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पहला। दूसरा क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन I अपॉन साइन R इज
कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होती है, ये कांस्टेंट होती है और इसमें जो I होता है which is called as the angle of incidence और जो R होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो पहले समझते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो आपको पता है लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हाइल मूविंग विद डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट। मतलब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है। क्यों चेंज करता है? अभी देखा हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से, मतलब बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपना डायरेक्शन चेंज करता है। तो ये जो डायरेक्शन चेंज करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज रिलेटेड विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कितना डायरेक्शन चेंज करेगा ये कौन डिसाइड करता है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर वो लाइट रेज ग्लास में से पास हो रहा है तो कितना डाइवर्ट होगा, कितने डिग्री में। उसी के साथ अगर वो वाटर से पास हो रहा है तो कितना चेंज करेगा डायरेक्शन। अगर वो केरोसिन से पास हो रहा है तो कितना डायरेक्शन चेंज करेगा। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम थ्रू व्हिच द लाइट पासेस। मीडियम के ऊपर डिपेंड होता है। और कौन सी चीज के ऊपर डिपेंड होता है? मतलब इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो और एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कलर ऑफ लाइट ऑफ दैट मीडियम। व्हेन व्हाइल passing the light, the color of light also matter for the refractive index। मतलब रेड कलर का लाइट पास हो रहा है तो उसका अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ग्रीन कलर का पास हो रहा है तो उसका अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। सो द लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होता है तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम एज वेल एज द कलर ऑफ लाइट पासिंग थ्रू दैट मीडियम। राइट, ये चीज ध्यान में रखो। और कुछ the refractive index of the medium with respect to the vacuum is totally given in your text book। टेक्स्ट बुक में दिए हुए एक टेबल के अंदर। और ऐसे भी कहा जाता है the refractive index of the medium with respect to the vacuum is called as the absolute refractive index। इसे ही हम लोग absolute refractive index कहेंगे। ठीक है, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग डिनोट किससे कहते हैं? इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये स्मॉल एन, स्मॉल एन से हम लोग क्या करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं। अगर हम लोग लिखेंगे जैसे कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखते हैं, ठीक है, तो इक्वल्स टू हम लोग एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड दिस n इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो अब हम उल्टा बोलेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ऐसे रीड किया जाता है। आपको मैं समझाता हूं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देखो यहाँ पे फर्स्ट मीडियम क्या है? एयर का है, फर्स्ट मीडियम हो गया। और दूसरा मीडियम कौन सा हो गया? ग्लास का दूसरा मीडियम हो गया। ठीक है, तो लाइट रेज अगर एयर में से ग्लास में जा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2n1। 2n1 को हम लोग कैसे करेंगे? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मतलब पहले सेकंड का नाम लेना है फिर फर्स्ट का, क्योंकि 2 पहले लिखा हुआ। अभी ये किसके इक्वल होता है? The ratio of velocity of light in medium 1 that is v1 upon velocity of light in medium 2 that is v2। जो लाइट की वेलोसिटी मीडियम 1 में होती है उसे हम लोग v1 कहते हैं, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लाइट की वेलोसिटी इन मीडियम 2 है उसे हम लोग v2 कहते हैं। ठीक है, और वही फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, तो इस तरह से लिखेंगे हम लोग 2n1 is equal to the ratio of velocity of light in medium 1 v1 upon velocity of light in medium 2 that is v2। शॉर्टकट में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2n1 equals to v1 upon v2। अगर किसी ने पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड क्या होगा,
तो वो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड होगा, तो इसको फॉर्मूले में हम क्या लिखेंगे, v2 अपॉन v1 लिखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट ये जो सेकंड नंबर है ये ऊपर जाएगा और वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ फर्स्ट जो रहेगा दैट इज v1 वो नीचे आएगा। यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा है, यहाँ पे 2 जो है ये पहले था और 1 जो था वो बाद में था, इसलिए यहाँ पे v1 अपॉन v2 आया, ये 1 और 2। यहाँ पे मैंने बोला है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड मीडियम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ v2 अपॉन v1 दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। ये चीज ध्यान में रखना है। अगर मुझे कहना है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड मीडियम, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मतलब 3 and 2, ये चीज ध्यान रखो, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये पोर्शन समझ में आया होगा। ये इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, प्रॉब्लम भी पूछे जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज द लाइट रे चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हाइल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। तो ये कौन से डायरेक्शन में किस तरह से चेंज दिखाता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 3 कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ की है, 3 कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है, जो बाहर का मीडियम है उसे हम लोग बोलते हैं रेयरर मीडियम, और जो अंदर का मीडियम है उसे हम लोग बोलेंगे डेंजर मीडियम, ठीक है। तो अगर एयर और ग्लास का एग्जांपल लेंगे तो रेयरर मीडियम क्या है, किसे कहेंगे, एयर को कहेंगे, और ग्लास को क्या कहेंगे, डेंजर मीडियम। अब ये जो बाहर का रेज दिख रहा है वो हो गया इंसिडेंट रे, और अंदर का जो है वो हो गया रिफ्रैक्टेड। तो कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन अ लाइट रेज passes from the rarer medium to the denser medium, the incident ray, that light rays bends toward the norm। जब लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंजर मीडियम में जाता है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, ऐसा क्या है, रूल है, इस तरह से हमेशा होता है, ये चीज ध्यान में रखना। सेकंड क्या है, when the light rays travel from denser medium to the rarer medium it bends away from the normal। मतलब अगर लाइट रेज ये ग्लास में से एयर में जा रहा है तो ये लाइट रेज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल है परपेंडिकुलर टू दैट लाइट, तो ये नॉर्मल से दूर जा रहा है, ये सेकंड पार्ट आपको ध्यान में रखना है। और तीसरा, if the light rays passes along the normal in a straight direction is done, it is not going to divert, it is not going to show the refraction, मतलब it's follow the same direction। मतलब अगर कोई लाइट रे सीधा जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है, नॉर्मल के डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो बेंड नहीं होगा, वो सीधा के सीधा आर पार पास हो जाएगा। तो 3 कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। When the light rays passes from the rarer medium to the denser medium is bent toward the normal, that is first one। Second, when the light rays passes from the denser medium to the rarer medium is bent away from the normal, and this is the third one, if the light rays follow the that is normal, it does not get change its direction, it follow the normal, it is going to be transfer in a straight line, ये सीधे लाइन में जाएगा। So this is all about the refraction of light। So student, आज हम लोगों ने refraction of light through glass prism, then laws of refraction, उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया है that is the most important part which is refractive index and the rule regarding the refraction of light, these 3 ये के हिसाब से हम लोगों ने स्टडी किया है। इसके बाद का जो पोर्शन होगा वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो। थैंक यू।